जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम सर। आप लोग, मुझे आशा है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रियाओं में व्यस्त होंगे। चलिए, तो आज मेरा टॉपिक है प्रस्तावना। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रस्तावना, जिसे हम लोग उद्देश्य या आमुख या प्रियम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना, आमुख, प्रियम्बल या उद्देश्य। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, आमुख या उद्देश्य। प्रस्तावना क्या होता है? तो इसमें संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर्श होता है, जिससे हमको पता चल जाता है, हमारे प्रस्तावना पढ़ के हमारे संविधान की विचारधारा क्या है, ये हम लोगों को प्रस्तावना से ही पता चल जाता है। चलिए, इसके प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना इसमें संविधान सभा के इसमें संविधान सभा के सदस्यों के सदस्यों का उच्च आदर्श शासन व्यवस्था शासन का और शासन का और शासन का और शासन का जनता से जनता से संबंध है। प्रस्तावना इसमें संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर्श, शासन व्यवस्था और शासन का जनता से संबंध है। ये हमें प्रस्तावना से पता चल जाता है। प्रस्तावना से ही हमको पढ़ के हमारे संविधान सभा के सदस्यों का क्या विचार था, क्या उन लोगों का मत था, ये हम लोगों को प्रस्तावना ही पढ़ के पता चल जाता है कि संविधान कैसे बनाया गया होगा। इसीलिए हम इसे आमुख या उद्देश्य या प्रियम्बल या प्रस्तावना कहते हैं। चलिए आगे। इस इसे प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र कौन कहा है? तो इसको एन ए पालकीवाला ने बोले थे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो इसे भी लिख लें।
पालकी वाला थे। प्रस्तावना संविधान सभा का परिचय पत्र है, इसको कहने वाले अन्य पालकी वाला थे। आगे यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह किसने कहा था? कि ये कहे थे अल्लादी कृष्ण अय्यर। अल्लादी कृष्ण अय्यर ने बताया था कि प्रस्तावना दीर्घ सपनों का विचार है। प्रस्तावना दीर्घ सपनों का विचार है, ये कहने वाले अल्लादी कृष्ण अय्यर थे। अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। विचार है। अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के एम मुंशी जी ने कहा था। प्रस्तावना भारतीय राजनीतिक की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना भारतीय राजनीतिक जन्म कुंडली है। इसको कहने वाले के एम मुंशी थे। प्रस्तावना भारतीय राजनीतिक की जन्म कुंडली है, इसको कहने वाले के एम मुंशी थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे और बुजुर्ग होने के कारण ही उन्हें बनाया गया था, पर अस्थायी बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है संविधान सभा की। उसमें अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। जिसके प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 1946
1946 को हुआ था। को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा नंद सिन्हा जी को बनाया गया। बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और द्वितीय संविधान सभा बैठक में द्वितीय संविधान सभा 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुशंसा पर संविधान के तृतीय बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसके संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकृत या अंगीकृत कर दिया गया, सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के अनुशंसा पर संविधान सभा संविधान के तृतीय बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के अनुशंसा पर संविधान सभा की तृतीय बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया।
प्रस्ताव लाया गया जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1900 जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी की अनुशंसा पर संविधान सभा की तृतीय बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे संविधान के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अब इसके बाद प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह किसके मामले में पता चला था? इसे असंशोधनीय है। यह वेरुवारी वाद में 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अर्थात असंशोधनीय है। संशोधनीय है। यह किसमें पता चला था? तो वेरुवाद 1960 में। वेरुवारी 1960। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है अर्थात असंशोधनीय है। यह पता चला था वेरुवारी वाद 1960 में। इसे री इनवरी इट्स मामला कहते हैं। रीवरी इट्स मामला, रीवरी मामला, रीवरी इट्स मामला। इसे रीवरी इट्स मामला कहते हैं। केरी वर्सेस संघवाद मामले में, केरी वर्सेस संघवाद मामले में, केरी वर्सेस संघवाद मामले में, केरी वर्सेस संघवाद मामले में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है अर्थात असंशोधनीय है। यह किसमें पता चला था? तो वेरुवारी वाद 1960 में, या रीवरी इट्स मामला या केरी वर्सेस संघवाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना मतलब असंशोधनीय है। असंशोधनीय मतलब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये कहा गया था वेरुवारी वाद में। इसके बाद आता है
इसी के बाद कहा गया था केशवानंद भारतीय में कि ये संशोधनीय है, अर्थात इसमें हम संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का संशोधनीय है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह किसमें कहा गया था? तो केशवानंद भारतीय वर्सेस केरल 1973 के मामले में, जिसे SR बम्बई वर्सेस संघवाद कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है अर्थात संशोधनीय है। यह किसमें कहा गया था? तो ये कहा गया था केशवानंद भारतीय वर्सेस 1973, केरल 1973। केशवानंद वर्सेस केरल 1973 में, इसे ही हम SR बम्बई वर्सेज SR बम्बई वर्सेज संघवाद, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये किसमें किया गया था? अर्थात जिसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये कहा गया था केशवानंद वर्सेज केरल 1973 में। केशवानंद भारती वर्सेज देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह किसमें कहा गया था? तो वेरुवारीवाद में कहा गया था 1960 में। पर प्रस्तावना संविधान का अंग है अर्थात संशोधन किया जा सकता है। ये किसमें कहा गया था? तो ये कहा गया था केशवानंद भारतीय वर्सेज केरल 1973 में, और दूसरा SR बम्बई वर्सेज संघवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। पर पहले कहा गया था वेरुवारीवाद में 1960 में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता और ये संविधान का अंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1976। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
के द्वारा संविधान संविधान के द्वारा प्रस्तावना में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। अखंडता या राष्ट्र की एकता या राष्ट्र की एकता। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता एवं राष्ट्र की एकता। समाजवादी क्या होता है? तो समाजवादी कहने का मतलब ये होता है कि अपने राज्य में इच्छाओं के या कीमती वस्तुओं के अनुसार पूर्ति करना। जैसे उसको अगर समाजवादी उसे ही कहते हैं जो अपने समाज में या अपनी राज्य में न्यूनतम वस्तुओं की पूर्ति कर सके। कोई भी सरकार अपने न्यूनतम वस्तुओं को पूर्ति कर सके या अपने मतलब जनता के द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके, उसे समाजवादी कहते हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसमें आता है। जैसे समाजवादी में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना मतलब जैसे उद्योग मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके शहर में छोटा सा कोई उद्योग लगा देने से वहाँ के कुछ राज्य के कर्मचारी या वहाँ की कुछ जनता उसमें जाके काम करेंगे, तो उससे उन लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उसे ही समाजवादी कहते हैं। इसमें लिख लेते हैं उद्योग। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है। ये भी लिख लेते हैं नोट डाल के। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है आज तक। प्रस्तावना को आत्मा, हृदय, दर्पण, प्रतिबिंब, एक झलक या एक नजर कहते हैं। प्रस्तावना को बोला गया है, वो भी लिख लेते हैं। प्रस्तावना को आत्मा, हृदय, कुंजी, दर्पण, प्रतिबिंब, एक झलक
एक झलक, आत्मा, हृदय, कुंजी, दर्पण, प्रतिबिंब, एक झलक या एक नज़र बोलते हैं, या एक नज़र। एक नज़र कहते हैं। प्रस्तावना को आत्मा, हृदय, कुंजी, दर्पण, प्रतिबिंब, एक झलक, एक नज़र बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा। प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है। यह किसने कहा था? ये कहने वाले थे ठाकुर भार्गव दास। कहने वाले थे ठाकुर भार्गव दास। कहने वाले थे ठाकुर भार्गव दास। भार्गव दास। ये किसमें पता चला था? प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है, ये कहने वाले थे ठाकुर भार्गव दास। ये गोलकनाथ वर्सेज पंजाब 1967 में पता चला। यह पता चला गोलकनाथ वर्सेज पंजाब 1976 में। यह पता चला था गोलकनाथ वर्सेज पंजाब 1976 में कि प्रस्तावना मूल रूप से, मतलब कहने वाले तो प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा, ये कहने वाले ठाकुर भार्गव दास थे, पर यह पता चला था गोलकनाथ वर्सेज पंजाब 1976 में। न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है, कहने वाले ठाकुर भार्गव दास थे। उसके बाद ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब 1967 में कहा गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। चलिए आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा इसको बताया गया है, प्रस्तावना। मूल अधिकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार मूल अधिकार को आत्मा कहा गया है। आत्मा संविधान के मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसे ही बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान सभा का बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान का आत्मा कहा गया है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसे हम लोग संविधानिक अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं। और भाग 3 और 4 ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा है। ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार ग्रेनवेल ऑस्टिन के ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा भाग 3 और भाग 4 को कहा गया है। भाग
3 और भाग 4 को कहा गया। ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा को भाग 3 और भाग 4 को कहा गया है। ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार भाग 3 और भाग 4 को क्या कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है। किस अनुच्छेद, किस भाग को? तो भाग 3 और भाग 4 को क्या कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ग्रेनवेल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है और भाग 4 में डीपीएसपी है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है और भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 3 में हमारे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, और इसमें भाग 4 में डीपीएसपी है, मतलब मौलिक अधिकार है। अरे मौलिक कर्तव्य, इसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में हमारे 5 प्रकार के भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में हमारे डीपीएसपी है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है या तत्व है। ये हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो ये कहने वाले कौन थे कि संविधान की आत्मा भाग 3 और भाग 4 को कहा गया है? तो कहने वाले ग्रेनवेल ऑस्टिन थे। चलिए आगे चलते हैं। अब तक की सबसे बड़ी न्यायाधीश बैठक। अब तक की सबसे बड़ी न्यायपीठ केशवानंद भारतीय मामला। अब तक की सबसे बड़ी अब तक की सबसे बड़ी न्यायपीठ केशवानंद भारती मामले। अब तक की सबसे बड़ी न्यायपीठ केशवानंद भारतीय मामले में 13 न्यायाधीश थे। 13 न्यायाधीश थे। अब तक की सबसे बड़ी न्यायपीठ केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीश थे। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी न्यायपीठ गोलकनाथ के मामले में। दूसरी सबसे बड़ी न्यायपीठ गोलकनाथ के मामले में 11 न्यायाधीश थे। 11 न्यायाधीश थे। अब तक की सबसे बड़ी न्यायपीठ केशवानंद भारती में 11 न्यायाधीश थे। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी न्यायाधीश गोलकनाथ में 11 न्यायाधीश थे। सामान्य में कम से कम कितने होते हैं? सामान्य व्यक्ति में कम से कम न्यायाधीशों की संख्या 1 होती है, और क्या बोलते हैं, संवैधानिक मामलों में न्यायाधीशों की संख्या 5 होती है, और विधिक मामले में न्यायाधीशों की संख्या 3 होती है। अच्छा, ये क्यों वैसे विषम रखा जाता है 5-3? जैसे मान लीजिए कि अगर संवैधानिक मामला में रहेगा तो उसमें 5 रहेंगे, क्यों 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, या मतलब 6 नहीं हो सकते हैं, या 4 नहीं हो सकते हैं? तो ऐसा इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि अगर 4 लोग रहेंगे
तो दो अगर आधा हो जाएंगे, जैसे 2 मत किसी और पे जाएगा या 2 मत किसी और पे जाएगा, इसीलिए एक एक्स्ट्रा विषम रखा जाता है कि एक जो रहेगा वो पूर्ति हमेशा विषम के, मतलब 3 लोग एक साइड रहेंगे, 2 लोग एक साइड रहेंगे, तो जिसकी ओर ज़्यादा मत रहता है उसी का सर्व माना जाता है, सर्व मान्य होता है। तो सामान्य मामलों में सामान्य व्यक्ति के मामले में कम से कम एक न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश होते हैं। सामान्य व्यक्ति के मामले में कम से कम एक न्यायाधीश होते हैं और संवैधानिक मामलों में कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। संवैधानिक मामलों में कम से 5 न्यायाधीश होते हैं। और विधिक मामलों में विधिक मामलों में 3 न्यायाधीश। देखिए, अब तक की सबसे बड़ी न्यायपीठ केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीश थे। दूसरी सबसे बड़ी न्यायपीठ गोलकनाथ के मामले में 11 न्यायाधीश थे। सामान्य व्यक्ति के मामले में कम से कम न्यायाधीश 1 होते हैं और संवैधानिक मामलों में कम से कम न्यायाधीश 5 होते हैं। कम से कम न्यायाधीश 5 होते हैं और विधिक मामलों में कम से कम न्यायाधीश 3 होते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं और अगला क्लास कल होगा इसके। तो हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।